इस पृथ्वी पर अरबों प्राणी रहते हैं, पर इन सभी प्राणियों में केवल मानव प्रजाति ही ऐसी है जो सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ताकतवर है। अगर इसके पीछे के कारण को समझा जाए तो बहुत से कारण आपके सामने आएंगे, पर जो सबसे ज्यादा बड़ा कारण मैं समझता हूँ वो है हम मानवों की जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, जो हमें सभी से अलग बना देती है। मानव जाति करोड़ों सालों से अपनी एक खूबी क्यूरियोसिटी यानी सवाल पूछने और चीजों को समझने के कारण ही पृथ्वी पर आज राज कर रही है। इसी क्यूरियोसिटी के कारण ही हमने ब्रह्मांड के राजों को समझने और उसकी असीमिता को जानने के लिए टेलीस्कोप का निर्माण किया, जिसने आज हमारे विज्ञान को ही बदल कर रख दिया। हबल टेलीस्कोप की सफलता के बाद नासा ने कई टेलीस्कोप लॉन्च किए, जिन्होंने हजारों ग्रहों, गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर की इमेजेस ली हैं और हमें यूनिवर्स के और करीब ला दिया है। पर टेलीस्कोप का यह सफर जितना आसान हमें लगता है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हबल टेलीस्कोप की एक खराबी के कारण जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च होने में 20 साल से ज्यादा का समय लग गया। 1 मीटर से भी करोड़ों गुना छोटा डिफेक्ट पूरे 10,000 करोड़ के मिशन को खत्म करने की कगार पर डाल देता है। 3 सालों तक हबल टेलीस्कोप इस डिफेक्ट के कारण धुंधली इमेजेस देता रहा, जिससे नासा को भी पहली बार टेलीस्कोप के लिए नए मिशन तैयार करने पड़े। इन सभी दिक्कतों के कारण ही 70,000 करोड़ के जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च होने में 25 साल लग गए। पर आखिर टेलीस्कोप की एक छोटी सी दिक्कत नासा और सभी स्पेस एजेंसी को क्यों परेशान करती है? क्या एक सिंगल नैनोमीटर का डिफेक्ट भी किसी टेलीस्कोप को पूरा खराब कर सकता है? अगर जेम्स वेब में भी ये डिफेक्ट आता है तो क्या हम इस मिशन को कभी सही कर सकेंगे? इन सभी बातों को जानने के लिए चलिए मेरे साथ ब्रह्मांड की एक अनोखी यात्रा पर, जो आपको टेलीस्कोप के और करीब ला देगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। साल 1990 नासा ने अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया। यह टेलीस्कोप 2.4 मीटर के प्राइमरी मिरर के साथ पृथ्वी की लो ऑर्बिट में परिक्रमा करने वाला था। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और प्रदूषण से होने वाली लाइट डिस्टॉर्शन के इफेक्ट से बचने के लिए ही इस टेलीस्कोप को पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर एक खास ऑर्बिट में फिट किया जाता है। पर लॉन्च होने के बाद ही वैज्ञानिक इसके प्राइमरी मिरर में एक खामी देखते हैं। हबल टेलीस्कोप पहली बार स्पेस में एक ऐसी समस्या से जूझ रहा होता है जो मानव इतिहास में पहले नहीं देखी गई थी। करीब 2000 नैनोमीटर का डिफेक्ट मिरर में रिफ्लेक्ट हो रही लाइट को सही फोकल पॉइंट पर नहीं भेज रहा था, जिससे इमेजेस बहुत ही धुंधली आ रही थी। यह पहली बार था कि नासा की टेस्टिंग के बाद भी टेलीस्कोप में एक ऐसा एरर था जो पूरे मिशन को खत्म कर सकता था। हालांकि नासा ने मिरर की इस समस्या को पहले भी भांप लिया था, इसलिए इसके बैकअप मिरर को भी बनवाया गया था। कोडक कंपनी ने इसके बैकअप मिरर को बनाने की जिम्मेदारी ली, पर मिशन के लॉन्च होने तक हबल के अंदर पर्किन एल्मर कंपनी का मिरर फिट किया जा चुका था। नासा ने 1977 में जब हबल टेलीस्कोप को प्लान किया था, तभी उन्होंने इस कंपनी को कॉन्टेक्ट किया। उस समय इस कंपनी में एडवांस कंप्यूटराइज्ड गैजेट थे जो मिरर को एकदम सही पॉलिश करते थे। इस मिरर को 10 नैनोमीटर तक की एक्यूरेसी तक स्मूथ पॉलिश किया गया था। ये इतना सेंसिटिव था कि ये 12 अरब लाइट ईयर दूर तक देख सकता था। पर्किन एल्मर को इस मिरर को बनाने में 2 साल से ज्यादा का समय लगता है, और उस समय तक कोडक कंपनी भी इसके बैकअप को भी तैयार कर लेती है। इंजीनियर शर्त रखते हैं कि वे दोनों कंपनी के मिरर को चेक करेंगे और उनके बीच की कमियों और लाइट सेंसिटिविटी को नापेंगे। पर नासा के रिजर्व बजट के कारण इंजीनियर्स को पहले बने प्राइमरी मिरर पर ही काम करने को कहा जाता है, और वे पर्किन एल्मर के मिरर को ही हबल टेलीस्कोप में फिट कर देते हैं। स्पेस में लॉन्च होने से पहले इस मिरर की रॉकेट वाइब्रेशन से बचने के साथ साथ स्पेस के एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट टेम्परेचर पर वर्किंग को टेस्ट किया गया था। हबल का ये प्राइमरी मिरर सभी तरह के टेस्ट को पार कर जाता है और फिर इसे साल 1990 में स्पेस में लॉन्च कर दिया जाता है। लॉन्च होने के बाद ही वैज्ञानिकों को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। दरअसल पर्किन एल्मर के मिरर जिसे हबल में फिट किया गया था, वह लगातार धुंधली इमेजेस को पृथ्वी पर भेजता रहता है। टेलीस्कोप से दूर की गैलेक्सीज की इमेजेस काफी ज्यादा ब्लर होती हैं। वैज्ञानिक समझ नहीं पाते हैं कि 10 नैनोमीटर तक चिकना मिरर आखिर ब्लर इमेजेस क्यों दे रहा है। हबल के इंजीनियर इस डिफेक्ट को खोजने के लिए अपने बैकअप मिरर की मदद लेते हैं, पर स्पेस की सभी कंडीशन को सिमुलेट करने पर वो पाते हैं कि जिस मिरर को उन्होंने बैकअप के लिए रखा था वो एकदम डिफेक्ट फ्री है। दरअसल हबल टेलीस्कोप में लगे मिरर में एक बाल से भी 50 गुना कम का डिफेक्ट था। इसके सरफेस को फ्लैट करने में इसके बाहरी क्षेत्र में 2000 नैनोमीटर से ज्यादा घिसाई की गई थी, जो कि देखने में बहुत कम लगता है, पर स्पेस में जहां अरबों लाइट ईयर दूर स्थित गैलेक्सीज की डिम लाइट को डिटेक्ट करना होता है, उसके हिसाब से यह डिफेक्ट पूरे हबल मिशन को संकट में डाल देता है। हबल में जो डिफेक्ट था उसे स्फेरिकल एबेरेशन कहा जाता है। इसमें टेलीस्कोप में पड़ रही कुछ लाइट रेस रिफ्लेक्ट होकर उसके फोकल पॉइंट पर नहीं जाती हैं। इससे गैलेक्सीज और दूसरे ऑब्जेक्ट से आ रही लाइट रे से बनने वाली इमेजेस काफी ब्लर थी। नासा ने जब हबल टेलीस्कोप को बनाया था तो उसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि भविष्य में इसके कंपोनेंट को स्पेस में बदला जा सके, पर नासा किसी भी तरह से अपना बैकअप मिरर
स्पेस में ले जाकर फिट नहीं कर सकता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे छोटे लेंस और मिरर के जरिए सही करने की एक योजना बनाई। ये ठीक ऐसे ही था जैसे किसी इंसान को अपनी आंखों से धुंधला दिखाई दे तो उसे ठीक करने के लिए वो एक लेंस वाला चश्मा पहन ले। हबल टेलीस्कोप ने भी इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए एक मिरर और लेंस का सेट तैयार किया, जिसे टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर के आगे लगाया गया। इस इंस्ट्रूमेंट को कॉस्टार नाम दिया गया, जो कि वास्तव में कोई इंस्ट्रूमेंट ना होकर एक ऐसा ऑप्टिकल चश्मा था जो हबल में आ रही लाइट को एक सही फोकल पॉइंट पर रिफ्लेक्ट कर रहा था, जिससे प्राइमरी मिरर सही से ऑब्जर्वेशन देने लगा और हमें फिर हबल टेलीस्कोप का रियल रूप देखने को मिला। हबल के इस पहले मिशन की कीमत करीब $700 मिलियन थी। अगर इसे आज के रेट में कन्वर्ट करें तो ये करीब $1.3 बिलियन और कहीं तो 9,600 करोड़ रुपए बनती है। नासा की एक छोटी सी गलती के कारण हबल टेलीस्कोप को केवल 3 साल के अंदर ही रिपेयर करना पड़ा। हालांकि इस रिपेयर के कारण ही हम वह शार्प इमेजेस ले पाए और पहली बार हमने पता किया कि यूनिवर्स 12 बिलियन लाइट ईयर से आगे करीब 14 बिलियन यानी 14 अरब लाइट ईयर्स में फैला है। हबल टेलीस्कोप को इसके बाद भी कई सर्विसिंग मिशन द्वारा अपग्रेड किया जा चुका है। हाल में ही इसकी जगह जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ले ली है। 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल के प्राइमरी मिरर की गलती के कारण और कई सर्विसिंग मिशन और बजट की वजह से लॉन्च होने तक 25 साल तक का समय लग जाता है। 1996 में जेम्स वेब टेलीस्कोप पर काम शुरू होता है और इसे साल 2007 में लॉन्च करने का प्लान तैयार किया जाता है। शुरू में इसका बजट $500 मिलियन रखा जाता है, पर बार बार इंप्रूवमेंट और लॉन्च में देरी से इस टेलीस्कोप का बजट लॉन्च होते समय करीब $10 बिलियन तक पहुंच जाता है। अगर आप हबल टेलीस्कोप को देखें तो पाएंगे कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्पेस में भी इसके कंपोनेंट को अपग्रेड किया जा सकता है, पर वहीं पर जेम्स वेब टेलीस्कोप एक वन टाइम मिशन है। लॉन्च होने के बाद अब इसे कभी भी अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो 15 लाख किलोमीटर दूर इस टेलीस्कोप पर जाकर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन पर इसे सही कर सके। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर ही इसके मिरर को हबल के मिरर से ज्यादा विशाल बनाया गया। हबल की तरह ही इसके भी 2 मिरर बनाए गए। पहले मिरर को बेरिलियम की मदद से डिजाइन किया गया तो दूसरा मिरर कोडक कंपनी द्वारा स्पेशल ग्लास से बनाया गया। हालांकि टेस्टिंग के दौरान बेरिलियम से बना मिरर वैज्ञानिकों को ज्यादा सही लगा। बेरिलियम स्पेस के खतरनाक एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में आसानी से अपनी शेप बनाए रखता है। यह काफी मजबूत मेटल है और साथ में ही ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इस मिरर को बनाया गया है। अगर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप को देखें तो आप इसके मिरर को गोल्डन कलर का देखेंगे। जहां हबल टेलीस्कोप का मिरर एकदम ग्लास की तरह दिखाई देता है तो ये मिरर पूरा गोल्डन है। इसके मिरर को गोल्ड कवर इसलिए किया गया है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। इसकी मदद से हम बहुत आसानी से 13.8 बिलियन लाइट ईयर दूर उन गैलेक्सीज की भी इमेज ले पाएंगे जो हबल टेलीस्कोप भी आज तक डिटेक्ट नहीं कर सका है। इस समय जेम्स वेब पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज पॉइंट 2 पर ऑर्बिट कर रहा है और वहीं से अपने इंस्ट्रूमेंट और मिरर को भी अलाइन कर रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल में ही अपनी पहली इमेज हमें भेजी है जिसमें उसने पृथ्वी से 259 लाइट ईयर दूर एक स्टार HD 84406 को ट्रैक किया। वेब टेलीस्कोप ने अपने मिरर के सभी 18 सेगमेंट्स की मदद से इसकी एक एक इमेज लेकर एक पूरा मोज़ेक तैयार किया है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में वेब टेलीस्कोप के नियर इंफ्रारेड कैमरा यानी निरकैम ने करीब 156 अलग अलग पोजीशन पर 1560 इमेजेस ली। ये डेटा करीब 54 GB का था और इसे ही प्रोसेस करके नासा ने 2 बिलियन पिक्सल की एक इमेज रिलीज की जिसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सूर्य जैसे स्टार HD 84406 को अपने प्राइमरी मिरर के 18 सेगमेंट्स की मदद से कैप्चर किया है। फिलहाल जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्टार्स और गैलेक्सीज की रियल हाई डेफिनेशन इमेज लेने में अभी भी 4 महीने का समय लगने वाला है। वेब टेलीस्कोप केवल और केवल क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर काम करता है, तो उस स्टेज पर जाकर ही आपको वेब टेलीस्कोप से पहली क्लियर इमेज देखने को मिल सकती है। जब हबल ने अपनी पहली गैलेक्सीज की इमेज ली तो हमें धुंधली इमेजेस देखने को मिली, पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना वेब टेलीस्कोप हबल से ज्यादा सेंसिटिव और ताकतवर है। पर इसके पीछे हम कोई रिपेयर मिशन नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा मिशन है जिसमें टेलीस्कोप के लॉन्च होने के बाद कभी भी इस पर कोई मिशन नहीं होगा और ना ही मिशन खत्म होने के बाद ये पृथ्वी पर वापस गिरेगा। साल 2030 और 40 के बीच हबल टेलीस्कोप पूरी तरह से अपने काम को कर चुका होगा और धीरे धीरे ये पृथ्वी की लो ऑर्बिट से हटकर उसके एटमॉस्फेयर में जलकर या फिर जमीन पर क्रैश होकर खत्म हो जाएगा। वहीं लिमिटेड फ्यूल के कारण 10 साल बाद जेम्स वेब भी अपनी L2 ऑर्बिट से भटककर कहीं और खो जाएगा। पर उम्मीद है कि तब तक हम ब्रह्मांड के उन रहस्यों को समझ चुके होंगे जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखे थे। जिस तरह हबल ने पूरी साइंस को बदल कर रख दिया,
वेब टेलीस्कोप भी हमारे अंतरिक्ष की समझ को बदल कर रख देगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने आपको हबल टेलीस्कोप की उस मिस्टेक के बारे में बताया है जिसने 10,000 करोड़ के मिशन को लगभग खत्म ही कर दिया था। कैसे नासा ने अपने इस डिफेक्ट को सही किया और किस तरह हमने पहली बार गैलेक्सीज की क्लियर ब्राइट इमेजेस स्पेस में लगी एक ऑब्जर्वेटरी से ली। इसके बाद हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर को भी समझा और उसके द्वारा खींची गई पहली इमेज भी देखी जो उसने अपने प्राइमरी मिरर के सभी 18 सेगमेंट से ली हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।